डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको सागरीय जल के कार्य तथा उससे उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पहले के वीडियो में हमने नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति तथा भूमिगत जल द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति के बारे में अध्ययन किया था। आज हम यहाँ इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं कि सागरीय जल किस तरह से कार्य करता है और उनसे उत्पन्न जो स्थलाकृति होती है वो किस तरह से बनती हैं। तो सागरीय लहरें तटीय भाग पर अपरदनात्मक कार्य में सबसे अधिक सहयोग प्रदान करती है। तो सागरीय लहरें जो होती हैं तटीय भाग पर अपरदन का कार्य जो होती हैं वो अधिक से अधिक करती हैं और अधिक से अधिक उस कार्य में सहयोग प्रदान करती हैं। सागर या झीलों में लहरों का आविर्भाव कई कारणों से होता है। तो सागर या झील में जो भी लहरें बनती हैं उनका जो आविर्भाव होता है उसके कई कारण होते हैं। उसमें जो मुख्य कारण होता है उसमें होता है पवन, यानी पवन के द्वारा ही वो जो लहरें होती हैं उनका आविर्भाव होता है। पवन सागरीय जल की सतह पर रगड़ द्वारा लहरों का सृजन करती है। तो जब पवनें चलती हैं तो वो सागरीय जल की सतह पर रगड़ उत्पन्न करती है और रगड़ उत्पन्न करने के कारण वहां पर लहरों का सृजन होता है। लहरें सागरीय जल के समानांतर नहीं होती है बल्कि उनका कुछ भाग नीचा हो जाता है। इस तरह लहरों का जो सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसको शीर्ष कहते हैं और सबसे नीचे दबा हुआ जो भाग होता है वो गर्त कहलाता है। तो लहरें जो होती हैं वो सागरीय सतह के समानांतर नहीं होती है और उनका कुछ भाग जो होता है वो नीचा होता है और जो लहर का जो सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग होता है वो शीर्ष कहलाता है और नीचे की तरफ धसा हुआ भाग या दबा हुआ भाग जो होता है वो गर्त कहलाता है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है शीर्ष किसे कहते हैं और गर्त किसे कहा जाता है। दो शीर्षों के बीच या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी जो होती है वो लहर की लंबाई कहलाती है। लहर के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग और क्रमबद्ध शीर्ष या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहते हैं। तो दो शीर्ष के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की जो क्षैतिज दूरी होती है वो लहर की लंबाई कहलाती है और लहर के आगे बढ़ने की गति कहलाती है लहर वेग और क्रमबद्ध शीर्ष और गर्तों के गुजरने की जो अवधि होती है वो कहलाती है लहर अवधि। जिस जल स्तर पर लहरें अग्रसर होती है उसे फैंच कहा जाता है। तो जिस जल स्तर पर लहरें आगे की तरफ बढ़ती है उस स्तर को हम फैंच कहते हैं। तो लहर की लंबाई, लहर का वेग, लहर की अवधि और फैंच, इनके बारे में कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ वेव के बारे में बताया गया है। ये लहर का शीर्ष दिखाया गया है, ये गर्त दिखाया गया है, ये सी लेवल है, ये वेव लेंथ है, ये एम्पलीट्यूड बताया गया उसका और ये वेव की हाइट बताई गई है कि किस वेव की जो हाइट होती है वो किस तरह से होती है। यहाँ इस स्लाइड पर भी हम पार्ट्स ऑफ वेव के बारे में बात करेंगे। ये शीर्ष को दिखाया गया है, ये गर्त को दिखाया गया है, ये दोनों मिलाकर एक साइकिल कहलाते हैं। उसके बाद में यहाँ इस तरफ भी ये शीर्ष को दिखाया गया है, ये गर्त को दिखाया गया है, ये रेस्ट पोजीशन दिखाई गई है, ये लहर का टाइम और डिस्टेंस के बारे में दिखाया गया है। लहर कई प्रकार की होती है जिसमें पहली लहर है दोलन या दोलयमान लहर कहते हैं। इन लहरों का सृजन अधिक गहरे जल वाले क्षेत्रों में होता है। तो जो दोलन लहर होती है उनका सृजन जो होता है अधिक गहरे जल वाले क्षेत्रों में होता है और इस प्रकार की लहरों में जल की जो प्रत्येक बूंद होती है वो वृत्ताकार रूप से गतिशील होती है, यानी वृत्ताकार रूप में प्रत्येक बूंद जो है वो घूमती रहती है और इस लहर में जल की गति लहर श्रृंग पर तो आगे की ओर और अग्रभाग में ऊपर की ओर और गर्त में पीछे की ओर और पृष्ठभाग में नीचे की ओर होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस प्रकार की लहर में जो लहर की गति होती है प्रत्येक भाग में अलग अलग डायरेक्शन में होती है, इसलिए इसको कहते हैं दोलन या दोलयमान लहर। यहाँ वेव और ऑसिलेशन के बारे में दिखाया गया इस स्लाइड पर। हम देख रहे हैं यहाँ वेव और ये वेव है, ये ऑसिलेशन की डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। ये दोनों डायग्राम जो है हमें वेव और उसके ऑसिलेशन के बारे में बता रहे हैं। दूसरी प्रकार की है स्थानांतरणी तरंग। इसे एक श्रृंगी तरंग भी
कहते हैं। और इस तरंग में जल गति तरंग संचरण की दिशा में होती है। तो जल की गति होगी जो जिधर तरंग का संचरण होगा उसकी दिशा में होगी, यानी इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक ही होती है। इस तरंग के अंतर्गत ऊपरी सतह से लेकर सागर तली तक समस्त जल जो होता है वो एक ही दिशा में गतिशील होता है। जबकि हमने इसके पहले वाली दोलन तरंग में जो पढ़ा कि उसमें जो जल की गति होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में होती है, अलग अलग पार्ट में, लेकिन इसमें जो होगा वो जल की गति जो होगी एक ही दिशा में गतिशील होगी। यहाँ इस स्लाइड पर एक श्रृंगी तरंग को दिखाया गया है। यहाँ हम देख रहे हैं ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है और ये इस तरह से एक श्रृंगी तरंग को दिखाया गया है कि इसमें एक ही शीर्ष होता है, ये एक ही डायरेक्शन में गति करती है। यहाँ इसके 3D व्यू को दर्शाया गया है। एक श्रृंगी तरंग का ये 3D व्यू है कि 3D व्यू में ये किस तरह से हमें दिखाई देती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं वेव मोमेंट के बारे में। यहाँ इस स्लाइड पर वेव मोमेंट के बारे में दिखाया गया है। ये ओपन ओशन में वेव्स विद कांस्टेंट वेवलेंथ, ये अप्रोचिंग शोर के बारे में दिखाया गया और ये सर्फ के बारे में दिखाया गया। ये वेव की जो वेवलेंथ और डेप्थ के बारे में दिखाया गया है। ये वेलोसिटी इधर से जब इधर की तरफ जाते हैं तो वेव हाइट तो इंक्रीज होती है लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। स्थानांतरणी तरंगे दोलन तरंगों से अपरदनात्मक कार्य में अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यदि अपरदनात्मक कार्यों की बात करें तो दोलन तरंगों की तुलना में जो स्थानांतरणी तरंगे होती है वो अपरदन कार्य अधिक करती है। उसका कारण है कि उनकी जो गति होती है वो एक ही डायरेक्शन में होती है। तरंग श्रृंग की ऊंचाई अधिक हो जाने से जब वह टूट करके आगे की ओर गिरता है तथा तट की ओर चलता है तो इस टूटी जल की तरंग को सर्फ, ब्रेकर या श्वास कहते हैं। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि सर्फ, ब्रेकर या श्वास किसे कहते हैं। तो जब श्रृंग की ऊंचाई अधिक हो जाने पर जो तरंग है वो आगे की ओर बढ़ करके तट की ओर चलती है और टूट जाती है, तो टूटी जल की तरंग को कहते हैं सर्फ, ब्रेकर या श्वास। तट से टकराकर जल जब पीछे की ओर लौटता है, परंतु यह जल तट की ओर जाने वाली तरंग के नीचे की ओर होकर के जब पीछे की ओर लौटता है, इस तरह जो तरंग का जो प्रवाह होता है उसको कहते हैं अधः प्रवाह तरंग। यानी ये जब जल पीछे की तरफ लौटेगा तो जो तरंग तट की ओर जा रही है उसके नीचे से ये पीछे की तरफ लौटता है, तो इसको कहते हैं अधः प्रवाह। तो अधः प्रवाह के बारे में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि अधः प्रवाह किसे कहते हैं। अधः प्रवाह तरंग के निक्षेपण कार्य में बाधक होता है। तो अधः प्रवाह जो होता है वो तरंग को निक्षेपात्मक कार्य में बाधा डालता है, क्योंकि वो पानी जो होता है वापस पीछे की ओर लौटता है तो तरंग के द्वारा जो निक्षेप किया हुआ होता है उस पदार्थ को वापस से बहा करके ले आता है, इसलिए ये निक्षेपण कार्य में बाधक होता है। तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंगों के श्रृंग टूटते हैं तथा सर्फ के रूप में बदलते हैं, उस दूरी से तट के समानांतर रेखा खींची जाए तो उसे कहते हैं प्रतोड़न रेखा। तो ये जो प्रतोड़न रेखा होती है वो जैसे ही तरंगे जब टूटने लगती है, सर्फ के रूप में बदलती है, तो उस दूरी से तट के समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं प्लंज लाइन। इसके बारे में बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ प्लंज लाइन को फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास भी किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं ब्रेकर टाइप्स। 3 तरह के ब्रेकर टाइप्स होते हैं, स्पिलिंग ब्रेकर्स, दूसरा है प्लंजिंग ब्रेकर्स और तीसरा है सर्जिंग ब्रेकर्स। इनको ये किस तरह से हैं ये यहाँ पर फोटो में दिखाने का प्रयास किया गया है। 3 टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग वेव्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस फोटो में। ये स्पिलिंग है, ये प्लंजिंग है, ये सर्जिंग है। ये ब्रेक पॉइंट इसका यहाँ होता है, ब्रेक पॉइंट, इसका ब्रेक पॉइंट यहाँ, और ये आप देख रहे हैं ब्रेक पॉइंट किस तरह से बदल रहे हैं। धाराएं भी तटीय दृश्यावली के सृजन में सहायता करती हैं, यानी जो तरंगे होती हैं या जो लहरें होती हैं उनके अलावा धारा भी जो है तट पर जो जितने भी
स्थलाकृतियां बनती हैं उनमें सहायता करती है। इनमें से प्रमुख है, पहली धारा है वेलांचली धारा। वेलांचली धारा तट के समानांतर प्रभावित होती है तथा अपरदित पदार्थ के परिवहन में अत्यधिक सहायता करती है। इनकी उत्पत्ति दो रूपों में होती है। तो जो वेलांचली धारा होती है वो तट के समानांतर प्रवाहित होती है और जो अपरदित पदार्थ होता है उसके परिवहन में सहायता करती है। जब पवन वेग से प्रवाहित होकर जल तट से टक्कर खाता है तो वह मुड़कर तट के समानांतर वेलांचली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। तो जो पवन वेग से जल जब तट से टकराएगा और टकरा करके वापस मुड़ करके लौटेगा तो समानांतर वेलांचली धारा बनती है और वो अपने साथ में जो अपरदित पदार्थ होता है उसको लेता हुआ आता है और उसका परिवहन करता है। और पवन वेग के कारण सागरीय तरंगे तट से तिरछे रूप में टकराती है। या तो वो क्या होगा, सीधी टकराएंगी या फिर तिरछे रूप में टकराएंगी। तो अधिकांश जल तट के समानांतर वेलांचली धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वेलांचली धारा जो होती है इसकी उत्पत्ति दो रूपों में हो सकती है। या तो वो पवन वेग से प्रवाहित होकर जल जो है तट से टक्कर खाए, या पवन वेग के कारण सागरीय तरंगे जो होती है तट से तिरछे रूप में टकराती है तो वेलांचली धारा की उत्पत्ति होती है। यहाँ वेलांचली धारा को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से कि ये हम देख रहे हैं कि ये वेलांचली धारा है। ये वेव डायरेक्शन को दिखाया गया है कि वेलांचली धारा जो है वो किस तरह से चलती है। दूसरी प्रकार की धारा है तरंगिका या रिप करंट। प्रतोड़न रेखा के बाद सागरीय लहर का जल जब सर्फ के रूप में तट से टकराता है तो उसका जल कई रूपों में बंट जाता है। तो जैसे ही प्रतोड़न रेखा के बाद सागर का जल जब सागरीय लहर जो होती है जब सर्फ के रूप में तट से टकराता है तो वो जो जल जो होता है वो कई रूपों में बंट जाता है। कुछ जल वेलांचली धारा के रूप में बदल जाता है और कुछ जल जो होता है अधः प्रवाह के रूप में, यानी जो लहर आगे की तरफ बढ़ रही है उसके नीचे से वापस पीछे की तरफ लौटने का प्रयास करता है, यानी सागर की ओर वो लौटता है। और जो जल की सतह पर तरंग के रूप में जो जल सागर की ओर लौटता है यानी अधः प्रवाह के रूप में जो लौटता है उसको कहते हैं, इस तरंग को कहते हैं तरंगिका या रिप करंट कहते हैं। यहाँ रिप करंट को फोटो के माध्यम से दिखलाने का प्रयास किया गया है। ये ए फोटो में रिप करंट इन डीपर चैनल ब्रेकिंग वेव दिख रहा है। यहाँ बी फोटो में यहाँ रिप करंट दिख रही है। सी में भी ये रिप करंट दिख रही है कि पीछे से किस तरह से ये लौटती हुई जा रही है। और डी में सेडिमेंट प्लूम है और ये रिप करंट यहाँ से ये पीछे की तरफ वापस पानी लौट रहा है, ये कहलाती है रिप करंट। अब हम बात कर रहे हैं सागरीय तट और किनारा के बारे में। सागरीय किनारा सागर के उस भाग को कहते हैं जो कि सबसे अधिक ज्वारीय जल की सीमा के मध्य होता है। सागरीय किनारे की रेखा शोरलाइन कहते हैं जो किसी समय जल तल की जो सीमा होती है वो निर्धारित करती है। अर्थात किनारे की रेखा उच्च तथा निम्न ज्वार के मध्य सागरीय जल की स्थल की ओर अंतिम सीमा जो होती है वो प्रदर्शित करती है। इस तरह उच्च और निम्न ज्वार के समय किनारे की रेखा जो होती है वो बदलती रहती है। तो किनारे की जो रेखा वो बदलती है, उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के समय बदलती रहती है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि क्या जो किनारे की रेखा है वो बदलती रहती है, तो वो उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के समय पे बदलती रहती है। यहाँ शोरलाइन को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। इधर भी ये शोरलाइन को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं सागरीय किनारे के भाग के बारे में। तो सागरीय किनारे के भाग जो होते हैं वो तीन होते हैं। पहला है जहां पर सागरीय तरंगे आगे बढ़कर पहुंचती है उसे कहते हैं पृष्ठ किनारा, ये बैक शोर। किनारे का यह भाग स्थल की ओर अंतिम सीमा होती है, यानी स्थल की ओर जो अंतिम सीमा होती है वो कहलाता है बैक शोर या पृष्ठ किनारा। सागरीय जल जहां सदैव बना रहता है उसको कहते हैं अग्रिम किनारा या फोर शोर। ऐसा भाग जहां सागर का जल सदैव बना रहता है वो कहलाता है अग्रिम किनारा। और तीसरा होता है
महाद्वीपीय भाग या शेष उथला भाग जो कि सागरीय जल द्वारा आवृत रहता है, बाहरी किनारा या सुदूर किनारा या ऑफशोर कहते हैं। तो 3 प्रकार के किनारे होते हैं, बैकशोर, फॉरशोर और ऑफशोर। 3 भाग ये सागरीय किनारे के होते हैं। यहाँ इस स्लाइड में फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। ये बैकशोर है, ये फॉरशोर है और ये ऑफशोर है। इस फोटो में भी सागरीय किनारे के भाग को दिखाने का प्रयास किया गया। ऑफशोर है, ये फॉरशोर है और ये बैकशोर है। तो इस तरह से हम सागरीय किनारे के भाग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हमने फोटो के माध्यम से देखने का प्रयास किया। इसी के साथ ये जो भाग प्रथम है यहीं पर समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो के संपूर्ण अध्ययन के लिए या इस टॉपिक के संपूर्ण अध्ययन के लिए इससे संबंधित 3 वीडियो बनाए जाएंगे और आप इन टॉपिक को समझने के लिए तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। अंत में पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।